हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद हो कि आप सब स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे। कल हमने प्रश्नावली 3.3 के 5वें सवाल तक बता दिया था, 5th क्वेश्चन तक 3.2 के। अब हम लोग 6वें सवाल को देखते हैं। 6वां सवाल कहता है, 6th क्वेश्चन कहता है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0। तो कह रहा है कि दो चरों में एक ऐसा रैखिक समीकरण बताइए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों और समपाती रेखाएं हों। तो देखिए, ये कह रहा है सवाल कि एक समीकरण तो दिया हुआ है, दूसरा समीकरण अपने मन से लिखिए। तो जब अपने मन से लिखने वाली बात आ गई तो अलग अलग लोगों के अलग अलग आंसर होंगे। मेरा आंसर कोई और होगा, दूसरे का आंसर कोई और होगा, तीसरे का आंसर कोई और होगा। इससे आपको विचलित नहीं होना है। मान लीजिए मैंने जो बताया हो सकता है आपके आंसर में वो चीज नहीं दी हुई है, तो इससे आपको विचलित नहीं होना कि अरे सर ने तो ये उत्तर बताया था, उत्तर में तो ये दिया हुआ है। इससे परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप नहीं लगाओगे तो उसका उत्तर दूसरा हो जाएगा। कोई नहीं, क्योंकि इसके लिए बहुत से ऑप्शन है, क्योंकि इसको आपको चूज करना है। क्लियर? तो कैसे चूज करना है इसको ध्यान दें। अगर हम इसकी तुलना, इस समीकरण की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से करें तो क्या मिलेगा? x से गुणा a1 है, x से गुणा 2 है, तो a1 = क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। ये बात क्लियर हो गई? y का गुणांक b1 है, y का गुणांक 3 है, तो b1 = किसके मिलेगा? 3 के मिलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां पर c1 अकेले है, यहां पर -8 अकेले है, तो c1 = हो गया -8। अब पहला जो क्वेश्चन है उसमें बता रहा है कि पहला जो पार्ट है उसमें कह रहा है कि ऐसा समीकरण बताइए कि रेखाएं क्या करती हूं? प्रतिच्छेद करती हूं। प्रतिच्छेद करती रेखाएं। तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं के लिए आपको क्या बताया गया है? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं के लिए आपको बताया गया है कि a1/a2 ≠ b1/b2। अर्थात a1 और b1 तो आपको पता है, a1 कितना है? 2 है, और b1 कितना है? 3 है। अब आपको a2 और b2 एक ऐसा समीकरण लिखना है अपने मन से कि आप जब a1/a2 निकालें और b1/b2 निकालें तो दोनों से ना आए। तो क्या करना है? अपने मन से ऐसा कुछ कीजिए। ठीक? तो अगर दोनों बराबर नहीं आएंगे तो ऐसा कब होगा? दोनों बराबर नहीं आएंगे जब x का गुणांक y के गुणांक के, मतलब जैसे यहां पर x का गुणांक कितना है? a1 कितना है? 2 है। a2 2 का गुणज ना हो और b2 3 का गुणज ना हो तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए, समझ आएंगे। जैसे मान लीजिए a1 = अब एक समीकरण में लिख रहा हूं 3x + 5y - 7 = 2। अपने मन से ऐसा एक समीकरण हमको लिखना है। आप कोई दूसरा लिख सकते हो। अब अगर इसकी तुलना आप करो तो x का गुणांक कितना है? 3 है, तो a2 = किसके हो गया? 3। यहां पर y का गुणांक 5 है, तो जब y का गुणांक 5 है तो b2 = किसके हो गया? 5 के, और c2 = किसके हो गया? -7। ये अपने मन से लिखा है। इसकी तुलना किससे की? a2x + b2y + c2 = 0। अब अगर आप a1/a2 निकाल दें, a1 कितना है? 2 है, और a2 कितना है? 3 है। तो a1/a2
अपान ए टू अगर आप निकालते हो तो कितना है 2 अपान 3। और अगर आप b1 अपान b2 निकालो तो b1 कितना है 3 है और b2 कितना है 5 है, तो ये हो गया 3/5। तो क्या 2/3 3/5 के बराबर है? जी नहीं। तो जब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होगा तो रेखा क्या होगी? प्रतिच्छेद करेंगे। तो ये उत्तर हो गया आपका 3x + 5y - 7 = 0। अब आप क्या बनना है सर जी 3x + 5y - 7 कहां से आया? 3 5 7 कहां से आया? हमने क्या किया, आपकी इच्छा, आप कुछ भी लिखिए, बस ध्यान रखना कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं, आपका आंसर नहीं लिख रहा है, लेकिन अगर आप चाहें तो एक दूसरा समीकरण ले लीजिए। 7x + 4y - 8 = 0 लिखा। ठीक, ये भी आपका आंसर हो गया। पूछे कैसे? चलिए देखते हैं। इसका गुणांक 7 है तो 8 = कितना हो गया? 7 हो गया। यहाँ y गुणांक 4 है तो b2 = किसके हो गया? 4 के हो गया। यहाँ पर c2 कितना है? -8 हो गया। अब अगर a1/a2 निकाले तो a1 कितना है? 2 है और a2 कितना है? 7 है। तो a1/a2 कितना हो जाएगा? 2/7। a1/a2 तो a1/a2 a1 कितना है? 2 और a2 कितना हो गया? 7। तो 2/7 और 2/7 अब b1/b2 निकालेंगे। b1 कितना है? 3। तो b1 हो गया 3/b2। b2 कितना है? b2 कितना है? 4। तो क्या 2/7 3/4 के इक्वल है? जी नहीं। तो ये भी आंसर हो गया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे अब देखा मैंने, यही बात देखिए, आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। अब आप ऐसे बदलते जाइए, आंसर मिलता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप एग्जाम में कोई भी लिखेंगे आप शायद सही। बस ध्यान रखना है कि रेशियो, वही बात मैंने बताया कि a1 2 का गुणन ना हो, सॉरी a2 2 का गुणन, 2 दूनी 4 ना हो, 2 3 6 ना हो, इस तरह से नहीं होना चाहिए। और जिस अनुपात में ये हो उसी अनुपात में ये नहीं होना चाहिए। यानी a1 और a2 का अनुपात सेम नहीं होना चाहिए। a1/a2 और b1/b2 का अनुपात सेम नहीं होना चाहिए। और चाहे जो रखिए, आपको दिक्कत नहीं है, सारे आंसर आपके लिए सही। अब दूसरा क्या दिया हुआ है? एक तो हो गया। अब कह रहा है कि रेखाएं क्या हो? समांतर हो, समांतर रेखाएं। दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है? समांतर रेखा। समांतर रेखा दूसरा कंडीशन। तो समांतर रेखाओं के लिए कंडीशन क्या है? a1/a2 is equal to b1/b2 and it is not equal to c1/c। यानी a1/a2 का जो रेशियो है, a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल होना चाहिए, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। तो ऐसा हम रखें कि चलिए लिख दीजिए आपके मन से a2 का मान रखिए ऐसा। अब बुढ़त के रूप में यहाँ पर रख सकते हैं। तो a1 2 है तो a2 को हम ऐसे लिखेंगे 4x 2 दूनी 4, 4x मान लिया। b1 कितना है? 3 है, 3 दूना 6y मान लिया आपने। 2 दूनी 4 मान लिया। तो यहाँ पर 2 का है, यहाँ पर 2 है और a1/a2 बराबर b1/b2 हमको लाना है। तो 2 का 2 बार पढ़ा, 2 दूनी 4, 3 का 2 बार पढ़ा, 3 दूनी 6। यहाँ समझ आना नहीं आ रहा? जितनी बार यहाँ पहाड़ा पड़ा उतनी बार यहाँ भी पहाड़ा। क्लियर हो रहा? लेकिन अब यहाँ पर वही पहाड़ा नहीं पड़ेंगे, कुछ बदल देंगे ताकि c1/c2 इक्वल नहीं आए। यहाँ पर -8 है, मान लीजिए यहाँ पर -9 लिख दिया और a2 = 0। आंसर हो गया। देखिए कैसे, यहाँ पर x का गुणा कितना है? 4 है। तो इसको हमने क्या हो गया? a2 किसका हो गया? 4 के। यहाँ पर y गुणांक 6 है तो b2 किसके हो गया? 6 के। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और यहाँ पर -9 अकेले है तो c2 हो गया -9। ये बात क्लियर होगी नहीं होगी? अब अगर आप a1/a2 निकालें तो
A1 अपान A2 कितना आएगा? A1 कितना है 2 हो गया, और A2 कितना है 4, तो 2 अपान 4 कितना है 1 अपान 2 आ गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब अगर आप B1 अपान B2 निकालें, B1 कितना है 3, B2 कितना है 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6 हो गया। C1 अपान C2 निकालें, कितना है C1 कितना है -8 और C2 कितना है -9, माइनस का बस देखा आपने। A1 अपान A2 B1 अपान B2 के इक्वल है, और ये नहीं इक्वल है C1 अपान C2 के। A1 अपान A2 इक्वल है B1 अपान B2 के, और ये नॉट इक्वल टू C1 अपान C2, यानी यही आंसर होगा। अब ऐसे चाहे तो लिख लीजिए आप, कॉमन हो यहाँ पर 2x है, 2 3 6x, 3 3 9y, और फिर लास्ट वाली डिजिट बदल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसे लिखते जाइए सुबह से शाम तक लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आंसर मिलता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बढ़िया समझ आ गया। अब तीसरा जो है, तीसरा क्या है कि ऐसे लिखना है कि क्या है संपाती रेखाएं, तो संपाती रेखाओं के लिए क्या है? संपाती रेखाओं के लिए क्या है कंडीशन? अगर रेखाएं संपाती हैं तो क्या होगा? A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 एंड इट इज इक्वल टू किसके होना चाहिए? C1 अपान C2, ये तो बताया गया। तो इसका मतलब जो पहाड़ा मैंने A1 x के लिए पढ़ा, x के गुणांक के लिए पढ़ा था, अभी y के गुणांक के लिए पढ़ा था, अब वही अचर राशि के लिए पढ़ा। जैसे यहाँ पर 2x है तो 2 दूना 4x, यहाँ पर 3y है तो 3 दूना 6y, यहाँ पर कितना 8 है तो 8 दूनी 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0, यही हो गया। देखिए अपने एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ये हो गया, दोनों देखिए बन गए। क्लियर हो गया नहीं हो गया? ये हमने लिखा है अपने मन से, लेकिन पूछा गया था, ये दिया हुआ था, हमने लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है मुझे लगता है, समझ आ रहा होगा। तो यहां से A2 x गुणांक 4 है तो A2 इसका किसके हो गया 4, यहां पर y का गुणांक कितना दिया हुआ 6 तो B2 इसका किसके हो गया 6, और यहां पर कांस्टेंट कौन है 16 है तो C2 इसका किसके हो गया -16। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? तो दिक्कत तो नहीं है। तो हम यहां से अगर हम निकालें A1 अपान A2 इसका किसके होगा? A1 अपान A2 किसके होगा? A1 कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, अपान A2 कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, A1 अपान A2 किसके बराबर आ गया 1/2 के इक्वल आ गया। अब तो आप B1 अपान B2 को देखिए, B1 कितना है 3 है, लिख दिया, बटे B2 कितना है 6 है, 6 लिख दिया। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा है? अब 3 एकम 3, 3 दूना 6, दोनों को 3 से विभाजित कर दिया। अब थोड़ा C1 को देखिए, C1 अपान C2 को, तो C1 अपान C2 देखिए, C1 कितना है -1 है, -1, C2 कितना है -16 है, -16। अब क्या करेंगे? अंश और हर में दोनों में माइनस, तो माइनस क्या करेंगे गुणा कर देंगे, तो माइनस टू माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। डिवाइड करेंगे 8 से तो 8 × 8 8 दूनी 16, देखा आपने? यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2 और यहाँ पर भी 1/2। तो जब दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा, यानी A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 एंड इट इज इक्वल टू C1 अपान C2। तो हमको चाहिए A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2। तो तरीका जान पाए कि कैसे करना है, फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं। प्रतिच्छेदी रेखाएं ज्ञात करने के लिए अगर एक रेखा दी हुई है, दूसरी रेखा निकालनी है, तो x के गुणांक और y के गुणांक को आपको बदल देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर समांतर रेखाएं प्राप्त करना है तो जितना पहाड़ा x के गुणांक का पढ़ेंगे उतना ही पहाड़ा y के गुणांक का पढ़ेंगे, लेकिन जो अचर राशि होगी उसमें वही पहाड़ा नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उससे अलग डिजिट ले लेंगे और हमको
समांतर रेखा प्राप्त हो जाएगी। लेकिन यदि संपाती रेखाएं प्राप्त करनी है तो देखिए यहाँ पर जो पहाड़ा x के गुणांक में पड़ा है वही पहाड़ा y के गुणांक में पड़ा है और वही पहाड़ा इस अचर में पद में पड़ा। देखिए 2 दूनी 4x, 3 दूना 6, 8 दूनी 16, इस तरह से। तो तीनों में अंतर समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसे प्राप्त करनी है ये भी आपको पता लग गया होगा। संपाती रेखाएं कैसे प्राप्त करना है ये भी पता लग गया। समांतर रेखाएं कैसे प्राप्त करनी है ये भी पता लग गया। आगे बढ़े हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 6 था ही, 7 देखते हैं, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या है कि x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। किसका किसका ग्राफ खींचना है आपको? x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरा जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? 3x प्लस 2y माइनस 12 3x प्लस 2y माइनस 12 टू 0 का ग्राफ खींचिए। और फिर कह रहा है कि इन x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। थोड़ा ध्यान से समझेंगे, थोड़ा क्वेश्चन कठिन है, कोई दिक्कत होगा तो बताएंगे। तो अब यहां पर आपको क्या करना है, ध्यान से समझते चलिए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले समीकरण ये हो गया, समीकरण हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है? चलिए दोनों का ग्राफ खींचना है तो और दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। तो अगर दोनों प्रतिच्छेद बिंदु हैं, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु मिल रहा है, इसका मतलब है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। और अगर प्रतिच्छेद करती हैं तो इसका मतलब है कि कोई x का ऐसा कोई मान जरूर होगा और x और y का कोई ऐसा मान जरूर होगा जो पहले समीकरण और दूसरे समीकरण दोनों को संतुष्ट करेगा। तो उस बिंदु को प्राप्त करने के लिए हम दोनों की सारणी एक साथ बनाएंगे और फिर वो बिंदु हमको प्राप्त हो जाएगा और उसके बाद हम उसका ग्राफ बनाएंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो चलिए शुरू करते हैं समीकरण 1 के। समीकरण 1 के। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना आपको, इसमें यह भी कह रहा है कि इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक x अक्ष के बारे में बात कर रहा है। तो जब x अक्ष के बारे में बात कर रहा है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर कोई रेखा x अक्ष को मान लीजिए यहां पर सपोज कीजिए, कोई रेखा हो यहां पर काट, मान लीजिए एक रेखा यहां पर काट रही है, एक रेखा ये यहां पर काट रही है, कोई भी रेखा x अक्ष को काट रही है, तो रेखा जहां पर x अक्ष को काटेगी वहां पर y बराबर 0 होगा कि नहीं होगा? वहां पर y बराबर 0 होगा कि नहीं होगा? आपको बताया जा चुका है भाई, यहां इस बिंदु पर ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, y 0 हो गया। यहां इस बिंदु पर ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, y 0 होगा। यानी यहां पर बाएं गए ना ऊपर गए ना नीचे गए, यानी y 0 हो गया। यानी इस x अक्ष की अगर हम बात कर रहे हैं तो y 0 ही होगा। ये बात क्लियर हो? तो इसका मतलब अगर हमको x अक्ष से घिरा हुआ भाग निकालना है, दोनों जो रेखाएं दी है इनको x अक्ष से घिरा, इनके द्वारा x अक्ष से घिरा हुआ भाग निकालना है, तो इसके लिए हम इन दोनों समीकरणों में y बराबर जरूर
जीरो रखेंगे। ग्राफ तो खींचेंगे अलग अलग मान रख करके, लेकिन एक मान हम y बराबर 0 जरूर रखेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्यों रखेंगे? क्योंकि यहाँ पर x अक्ष की बात की गई है। तो x अक्ष की बात क्या की गई तो उससे क्या हुआ? x अक्ष की बात की गई तो उससे ये मिला कि x अक्ष के किसी भी बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर y की वैल्यू 0 के बराबर होगी। y मतलब 4। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। समीकरण 1 के लिए हम लोग ग्राफ वो बनाएंगे। और समीकरण 2 सबसे पहले हम क्या रखेंगे अपने मन से? y इक्वल टू 0 रखेंगे। y इक्वल टू 0 क्यों रखना है? बताया जाता है क्योंकि हमको x अक्ष से यहाँ पर समीकरण y इक्वल टू 0 पहले y इक्वल टू 0 रखेंगे समीकरण में, तो क्या मिलेगा? x माइनस y के साथ हो गया 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिला? x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस 1 इधर आ जाएगा माइनस 1। बच्चा अंदर कितने बच्चे बदल गया तो यहाँ हो गया x इक्वल टू माइनस 1। अब समीकरण 2 में भी x इक्वल टू 0 रखिए, y इक्वल टू 0 रखिए तो क्या मिलेगा? 3x प्लस 2 इंटू y। y क्या हो गया? 0 हो गया। माइनस 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पर भी क्या रख रहे हैं? y इक्वल टू क्या रख रहे हैं? 0 रख रहे हैं। तो 3x प्लस 2y 0 हो गया, माइनस 12 इक्वल टू 0। देयरफॉर 3x इज इक्वल टू किसके हो गया? 12 के। तो 3x इक्वल टू 12 हो गया, तो x इक्वल टू 3 चौक के 12, यानी x की वैल्यू कितनी मिल गई? 4। यानी ये काम हमारा x अक्ष वाला काम हो गया। अब हम पहले समीकरण में x का मान बदलते जाएंगे और जो मान यहाँ पर थी, जैसे कल किया था, परसों किया था, x का मान बदलते जाएंगे और जो मान यहाँ पर रखते जाएंगे वही मान यहाँ पर रखते जाएंगे। फिर x ऐसा मान मिलेगा जहां पर जो जिसके लिए x और y यहां पर सेम होंगे, x और y यहां पर भी सेम होंगे, बस वही हम क्या करेंगे? रुक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए अब आप यहाँ पर सोचेंगे कि x का मान माइनस ही होगी। कल तो आप सर कह रहे थे x और y का मान माइनस में नहीं होगा, तो यहाँ पर कैसे हो गया? क्योंकि वहां पर लंबाई की बात हो रही थी, यहाँ पर लंबाई की बात, तो वहां पर रखने का कोई मकसद नहीं था। रख देते तो कोई गलती नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन जरूरत नहीं थी। यहाँ पर मिल रहा है अनुमान, इसलिए रख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम x का मान 1 रखते हैं। पहले तो x का मान अगर हम 1 रखते हैं तो 1, x यहाँ पर 1 रखा, माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x यहाँ पर 1 रखा, अब क्या मिलेगा? 1 और 1 कितना हो गया? 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हो गया। माइनस वाई इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है। तो y इज इक्वल टू कितना मिल गया? 2। तो x की वैल्यू 1, तो y इज इक्वल टू वैल्यू हो गई 2। अब x हम किस में आएंगे? अब हम किस में आएंगे? इसमें x की वैल्यू कितने रखेंगे? 1 रखेंगे। तो अगर x की वैल्यू हम 1 रख रहे हैं, किसमें हम रखने जा रहे हैं? समीकरण 2 में। तो 3 3 फिर क्या लिखा हुआ? x, 3 इंटू हो गया x, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x यहाँ पर 1 रखा, 3 इंटू 3 हो गया, प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। देयरफॉर 2y 3 में से 12 गया, माइनस 9 इज इक्वल टू 0। हो गया नहीं? कितना हो जाएगा? 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9। y इज इक्वल
हो जाएगा बटे में हो जाएगा, तो ये हो गया 9/2। 9/2 का मतलब क्या हो गया 4.5। क्लियर हो गया। x का मान सेम है लेकिन y का मान सेम नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे अब आगे। चलिए अब x वैल्यू क्या रखते हैं 2 रखते हैं समीकरण में, तो अगर 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा 2 माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो जाएगा देखो माइनस y और 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 इज इक्वल टू 0। अभी माइनस y हो जाएगा, ले जाएंगे अच्छा ना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 3। तो यहां पर y की वैल्यू हुई 3। अब x की वैल्यू पहले समीकरण में 2 रखे, अब दूसरे में रखी x इक्वल टू 2 रख दिया। अब x इक्वल टू 2 रखना है किसमें दूसरे में, तो क्या मिलेगा 3 into 2 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गई? 3 दूना 6 हो गए, फिर 2y हो गया माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसलिए 2y 6 में से 12 का कितना हो गया माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 6 माइनस 6 से इधर क्या हो गया प्लस 6। देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 क्या है 6, y इक्वल कितनी आ गई 3 आ गई। अब देखिए 2 3 2 सेम आ गया कि नहीं आ गया 2 3 2 3 सेम आ गया कि नहीं आ गया 2 3 यहां पर भी और 2 3 यहां भी। इसका मतलब अब हमको आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, अब हमारा काम बन चुका है, इसलिए अब सारणी को आगे बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतने से भी हमारा काम बन जाएगा। चलिए भाई शुरू करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। देख लीजिए ग्राफ, एक 2 3 4 और 5। क्लियर? माइनस 1 बाई तरफ एक कदम जाएंगे कितना आ गया माइनस 1। क्लियर हो गया? यहां पर 1 फिर 2। क्लियर? शुरू करते हैं। पहले क्या लिखा माइनस x का मान माइनस 1 और y का मान 0। तो x बाई तरफ पे माइनस 1 और फिर y का मान 0 है, ये ना ऊपर गए ना नीचे गए, ये हो गया आपका माइनस 1 का मान 0। फिर x की वैल्यू कितनी रखे 1, यानी दाईं की तरफ से 1। सुमारा नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। और y की वैल्यू कितनी 2, यानी इसकी सीध में जाएंगे आप यहां पर 2 तो हो जाएगा 1 कामा 2। फिर x की वैल्यू कितनी रखी आपने 2, y की वैल्यू कितनी मिली आपको 3, तो ये हो गया दाएं तरफ में 2 भाई 2 है, तो दाएं तरफ में क्या कदम 2 कदम 2 हो गए और फिर 3, तो ऊपर क्या कदम जाएंगे 1 2 3, यानी ये हो गया आपका 2 कामा 3। और ये पॉइंट आपको मिल गया है, ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट इनसे जाने वाली ये रेखा आकार से खींच देंगे। क्लियर हो नहीं होगा? ये बात सुना नहीं आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? सबके सुना गया नहीं आ गया? बोले तो ये कौन सी लाइन मिल गई आपको? ये आपको मिली कौन सी लाइन? ये आपको मिली है x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
ये वाली लाइन हो गई। अब आप किसके बारे में बात करोगे? दूसरे वाले समीकरण को। कितना दिया हुआ है? x4 y0 4, तो यहां पर हो गया 3 और ये हो गया 4 दिख रहा है 4। तो x4 y0 तो ये हो गया 4 कामा 0 देखें 4 कामा 0। क्लियर हो गया कि नहीं? फिर x1 तो y कितना है? 4.5। तो x1 यानी दाहिनी तरफ कितनी है? 1 कदम, तो 1 हो गया। और 4.5 तो 4.5 कितना होगा? इस लाइन में 4 और 5 के बीच में, यहाँ 4 पॉइंट मिड पॉइंट में 4 और 5 का आधा 4.5 होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर 4 और 5 9 का आधा 4.5 यानी 4 और 5 के बीच में यहीं पर 4.5 होगा यानी 4.5। तो 1 और फिर कामा 1 कामा 4.5 क्लियर। और फिर x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 3, तो दाएं तरफ 2 कदम फिर 3 तो 2 कामा 3 आपको मिल चुका है। इसका मतलब अगर इसका थोड़ा सा लाइन को और बढ़ा दें तो इसका मतलब ये पॉइंट आपको ये मिल चुका है, पॉइंट ये मिल चुका है, पॉइंट ये मिल चुका है। 4 कामा 0, 1 कामा 4.5 और 2 कामा 3 इससे जाने वाली आपको इस तरह से एक रेखा आपको इस तरह से मिल रही है। कौन सा पॉइंट है ये? कौन सा पॉइंट है? क्लियर हो गई? ग्राफ बन गया, दोनों का चित्र मिल चुका है, आपका काम बन चुका है। लेकिन अभी थोड़ा सा बाकी है। क्या बाकी है? कह रहा है x अक्ष और इन रेखाओं के से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। साफ साफ दिख रहा है त्रिभुज कहां पर बनना है, ये बनना है कि नहीं बनना है? और कौन कौन शीर्ष हैं? एक शीर्ष ये है, दूसरा शीर्ष ये है और तीसरा शीर्ष ये। और इन तीनों के निर्देशांक आपको पहला 2 कामा 3, दूसरा -1 कामा 0 और तीसरा 4 कामा 0। क्लियर हो गया? अब कह रहा है इसको क्या करिए? त्रिभुजाकार पटल को क्या कीजिए? छायांकित कर दीजिए। तो आपको क्या करना है? इसको छायांकित करना है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। ग्राफीय विधि से समीकरण को कैसे हल करना है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। कोई दिक्कत होगी तो हमसे प्रश्न कीजिएगा, हम उस पर चर्चा जरूर करेंगे। अब हम लोगों को जो पढ़ना है, जो सीखना है, जो जानना है वो ये है कि बीजगणितीय विधि से, अभी तक हम ग्राफीय विधि से समीकरण को हल कर रहे थे, अब हमको पढ़ना है बीजगणितीय विधि से समीकरण को हल करना। बीजगणितीय विधि से, तो बीजगणितीय विधि से 3 तरह से हम लोग समीकरण को हल करना सीखेंगे। यहां पर पहला जो विधि होगा उसे बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा विलोपन विधि। डिलीटिंग मेथड। तीसरा वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर आज मैं समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कल मैं आपको उदाहरण के साथ इन तीनों विधियों को एक ही सवाल से समझाऊंगा और फिर वहां पर बताऊंगा कि सबके अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं तरीके को लगाने में, और सब में मेथड में क्या क्या अंतर है वो भी आपको समझ में आएगा। तो आज इतनी बातें बताई गई हैं।
लगाइएगा। कोई समस्या होगी तो बताइएगा। बस आज इतना ही। धन्यवाद।